मतीउर जान साहब, आप ही से आगाज़ कर देते हैं। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमात ज़ेर समाअत है और इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन कौन से मुकदमात ज़ेर समाअत है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो सज़ा हुई, नाअहली हुई। बुनियादी तौर पे उनकी जो नाअहली हुई वो पनामा केस में पहले नहीं हुई, सबसे पहले तो अकामा केस में हुई। और ये जो पनामा पे JIT बनी थी, उसने एक अकामा निकाल लिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस काबिल भी नहीं समझा कि उसको ट्रायल के लिए भेजा जाए। वहाँ खड़े खड़े वकील से सवाल जवाब करके वज़ीर आज़म को उन्होंने नाअहल करार दे दिया कि ये अकामा जो है ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, और उसका ताल्लुक़ बराह रास्त उनके बेटे की अपनी कंपनी में था, UAE की कंपनी से, जिससे उन्होंने तनख्वाह ली नहीं थी, लेकिन वो रिकॉर्ड के मुताबिक वो तनख्वाह ले सकते थे। वो रिसीवेबल करार दे के उसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी को बुनियाद बना के उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की सरसरी जो है समरी ऑफ एविडेंस मैं कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की, इस तरह की कार्रवाई कोई भी इमरान खान के साथ नहीं हुई थी। उसके बाद जो हमने देखा कि JIT जिस तरीके से बनी और फिर उस JIT की निगरानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने की, तो वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और फिर बाद में जो JIT के फाइंडिंग्स के मुताबिक जिस तरीके से उनको सज़ाएँ सुनाई गई और फिर ट्रायल हुआ, और फिर आपको मालूम है कि अज़ीज़िया केस में भी सज़ा हुई, 8 साल की सज़ा हुई, और फिर एवन फील्ड केस में भी उनको जो है सज़ा हुई, और वो अपील में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए फिर वो इलाज के लिए लंदन चले गए, फिर वो इश्तिहारी करार दिया गया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि नून लीग के साथ या नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ, आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो ताज़ा दुख और ताज़ा ज़ख्म होता है ना लोगों को या माशरे को, वो ज़्यादा लगता है आपको। और जो माजी के ज़ख्म भर जाते हैं तो वो कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं थे। हालांकि वो जो ज़ख्म हैं वो सिस्टम को जो लगाए गए होते हैं लोग भी भूल जाते हैं, और सिस्टम इसलिए भूल जाता है कि ख़ुद सिस्टम के लगाए गए वो ज़ख्म होते हैं। अभी तक खान साहब के साथ उसी तरह की नाइंसाफ़ी, देखिए, उस बेहुदा तरीके से कन्विक्शन, आप ये सोचें कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला टेकअप किया गया। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने बगैर ट्रायल के नवाज शरीफ को नाअहल भी करार दे दिया, और उसके बाद फिर जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज लगाए गए, और फिर नीचे जिस तरह सज़ाएँ हुई, और फिर बाद में जो वीडियोज़ आई, और फिर उन वीडियो से बचने के लिए जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जैसे जजों ने तफसीली फ़ैसले दिए कि वीडियोज़ जो है वो कैसे पेश हो सकेंगी बतौर सबूत और बतौर सबूत नहीं पेश हो सकेंगी। तो ये सब कुछ जो हुआ एक चलती हुई गवर्नमेंट के साथ हुआ, कोई अदम एतमाद की जो एक रस्मी कार्रवाई जो कानूनी और आइनी कार्रवाई है वो भी नहीं हुई। तो ये जिस तरह खुल्लम खुला अदलिया को इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल सिस्टम को ब्रेक डाउन किया गया, अदलिया के सिस्टम को हाईजैक किया गया, रिग किया गया, और हमारे जजेस जो हैं वो उसमें एयानतकार बने इस्टेब्लिशमेंट के। मैं तो ये कहूँगा, मगर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये मुवाज़ना जो हम कर रहे हैं इमरान खान का और नवाज शरीफ का, ये वैसे ही है कि आप कहें कि नून लीग को 2 जूते पड़े हैं और इमरान खान को 3 जूते पड़े हैं, लेकिन जूते मारने वालों का हम मुवाज़ना वो नहीं कर रहे कि जूते मारने वाले जो हैं वो पहले वाले ज़्यादा डाढ़े थे या अब ज़्यादा डाढ़े हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल में जूते मारने वाले का असल जुर्म ये नहीं है कि उसने एक को कम जूते मारे और दूसरे को ज़्यादा। उनका असल जुर्म ये है कि वो जूते उनको मारना उनका हक ही नहीं बनता था, और ये जूते मारने की बजाय जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल। दूसरी बात यह है कि वो जूते जो है ना वो सियासतदानों को मारने के लिए नहीं हैं, वो पहनने के लिए हैं, और वो पहन के कुछ और काम करने के लिए हैं। तो ये मुआवजना हम सिर्फ जूते खाने वालों का तो कर लेंगे कि किसको कम पड़े या ज़्यादा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बहस का महवर जो है वो जूते मारने वालों के किरदार पे भी होना चाहिए। एक चीज़ जो शक पैदा करती है हसन अय्यूब, वो ये होता है ना, इसमें थोड़ा समझ रहे नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं खूब बड़ा बात करना चाह रहा हूँ उस पर, इनकी बात के बाद इमरान खान और नवाज शरीफ के मुकदमात में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ को आर्टिकल 10(a) डिनाई किया गया और इमरान खान साहब को मिल रहा है। आप फिर उमर अता साहब की तरह बेंच को हाईजैक करना चाहते हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगा तो हसन को अपनी बात वो ठीक कह रहे हैं, फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डिनाई किया गया था, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला नवाज शरीफ साहब को, इस बात तक तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि क्या मुआवजा कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात बने हैं वो इंजीनियर्ड हैं, वो टेलर्ड हैं।
इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो टेलर्ड नहीं है। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है कुछ ना कुछ रोल प्ले किया हो उनको ग्रिल करने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए, लेकिन ये बात आप मुआवजा नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान के केसेस को भी उन्होंने इंजीनियर किया है। किसने उसको कहा था कि साइफर लहराओ? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था? क्या उसकी किसने कहा था कि आपने जो मिस डिक्लेरेशन करो, जो उनका तोशाखाना वाला केस है? अब तोशाखाना वाला केस लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि तोशाखाना वाला केस एक केस नहीं है। तोशाखाना में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने अपना फॉर्म बी में मिस डिक्लेरेशन किया है, ये वो केस है। अब दूसरा तोशाखाना वाला केस जो है वो नैब रेफरेंस है। अब ये दो अलग केसेस हैं, और फिर एक 190 मिलियन पाउंड वाला भी केस उनके ऊपर अलग। नहीं, इमरान खान का मामला हम अलग से तफसील से डिस्कस करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था ना कि ये तासुर क्यों है कि पहले से हर कोई, मसलन अब उन्होंने इंतखाबी कैंपेन भी शुरू की है, ये भी तासुर है कि जी वो अगला वज़ीर आज़म होगा, तो अभी तो मुकदमात की उनकी समाअत नहीं हुई है। तो आप जैसे लोगों को ये यकीन क्यों है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खामखा छूटेंगे और बरी होंगे? तो उसकी वजह से ये इंप्रेशन पैदा होता है कि शायद कोई मैच फिक्सिंग हुई है इमरान खान के। मैच फिक्सिंग नहीं है। एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एवनफील्ड वाला केस है उसमें जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत हुई है, तो वो बरियत ही इस बेस के ऊपर हुई है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही कुछ साबित नहीं कर सका था नैब। पहली बात तो ये होगी जो अपील थी मरीम नवाज की। अब दूसरा केस है अल अज़ीज़िया वाला। अल अज़ीज़िया वाले तो मोहतरम जो हमारे मरहूम जज थे, जज अरशद मलिक साहब, उनकी वीडियो है, कन्फेशन है, वो तो इसी बेस के ऊपर उनको नौकरी से उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन वो सज़ा जो है वो आज भी बरकरार है। गो कि उन्होंने जज साहब को निकाल दिया नौकरी से। उन्होंने जो है अपना एफिडेविट दिए, झूठे एफिडेविट जमा कराए। उसके बाद जब उनको ग्रिल किया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अगर आपको याद हो, फिर उस वक्त जो है वो जो थे, क्या नाम है, नासिर भट्ट साहब और नासिर जंजुआ साहब, इनके खिलाफ FIA ने मुकदमात बना दिए। फिर इस किस्म की जो है उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन ये चीज़ें तो अलग हैं। मेन चीज़ तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को, जो आपने मती साहब से क्वेश्चन किया था कि इमरान साहब और जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनके मुकदमात में क्या मुमासलत है, क्या इंजीनियर्ड है, तो ये नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो तो मैंने आपको 2 बता दिए। बाकी तीसरा तोशाखाना वाला केस है, वो ऑलरेडी चल रहा है। वो तो खाली नवाज शरीफ पर नहीं है, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर के ऊपर भी है। वो मुकदमा तो तोशाखाना वाला ही मुकदमा फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से भी जो है वो चल रहा है। वो तो अलग से चलेगा, वो उतना सीरियस केस भी नहीं है। जो ये केस है, यानी इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, जिसमें अगर आप बात कर लें कि जो साइफर वाला केस है, साइफर, वो उनकी लीगल टीम आके कह रही है जी कि साइफर जो है वो डिक्लासिफाई होगा। अच्छा, नहीं, उस पे अलग से आते हैं। तो अगर तो वो डिक्लासिफाई हुआ होता तो फिर कोई मुकदमा नहीं था, और अगर वो डिक्लासिफाई नहीं हुआ तो फिर ये बड़ा संगीन नौयत का मुकदमा है और इसका म्यूजिक भी उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक, ज़रा क़य्यूम सिद्दीकी साहब की ज़ुबान को डिक्लासिफाई करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मती ने जो इतनी बड़ी सारी बात की ना, जो निज़ाम इंसाफ है उसमें होता ये है, आम बात ज़ुबान में बात करें कि मातहत अदालत में मुकदमा चलता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि वो फाइनल आर्बिट्रेशन होती है। और उसी को हम आर्टिकल 10A जो है वो कहते हैं कि ये फेयर ट्रायल है, कि उसको ड्यू प्रोसेस में मुकदमे को चलना चाहिए। नवाज शरीफ के केस के अंदर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ और नीचे की तरफ आया, मतलब जो बिल्कुल ही बरक्स हुआ, मतलब सारे का सारा सिस्टम ही उल्टा चलाया गया। ठीक, इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उनको ड्यू प्रोसेस मिल रहा है। FIR कटती है, मातहत अदालत में जाते हैं, वहाँ से मुकदमा शुरू हुआ है, वहाँ से उनके पास फिर अपील का हक कुछ जगहों पे तो अनड्यू प्रोसेस में मिला था कि उधर समाअत शुरू हो जाती है, आला उनको रोक देते हैं। उन्होंने खत क्यों लिख दिया था? भाई मैं इस कंट्रोवर्सी में जा ही नहीं रहा। आप देखिए, मैं बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ इस हवाले से कि किसी भी मुकदमे के मेरिट्स या उसके ऊपर, जबकि वो सब जुडिस है, बात करने से थोड़े से एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको एक ओवरऑल जो है ना, एक वो आपको बता रहा हूँ कि भाई जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो मुझे नज़र आती है कि जो मुकदमा जो ट्रायल की वहाँ से शुरू होकर नीचे से ऊपर जाना चाहिए था, वो ऊपर से नीचे की तरफ चला। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी इस सारे सिस्टम की है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए आप, एक 184(3) के नीचे एक दरख्वास्त आई साबिक DGI ISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, वो बहुत सीरियस एलिगेशंस उसके अंदर लगाए गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जनाब हम किसी का राइट जो है वो प्रेजुडिस नहीं कर सकते, हमने कोई भी ऑब्जर्वेशन दी। इसी तरह से अभी
ये जो मैं कहता हूँ ना कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो जाहिर बात है आप लोग तो समझदार हैं, उनको समझते हैं। तो आम आदमी आप 184(3) को क्या समझता है, तो आप ज़रा 184(3) की वजाहत करें, वो क्या है? देखें 184(3) तो ये है जिसको आप उर्फ़ आम में अज़ खुद नोटिस कहते हैं ना, ठीक, या पब्लिक इम्पोर्टेंस का ऐसा मामला जिसमें किसी का बुनियादी हक इन्फोर्स करना हो। ठीक, यानी कि मेरा अगर कोई हक, बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है तो उसको इस बुनियाद पे लोग गए, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पहले ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएं। आप ड्यू प्रोसेस में जाएं, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडीज मौजूद हैं। अब ये जो है 184(3) ये तो जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस है ना हमारी सोसाइटी की, बट्टा मजदूर हो गए, ये धुएं एनवायरनमेंट के हवाले से हो गया, या इस तरह की कोई चीज़ जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करती हो। अगर आपके दो लोगों के आपस का मामला है तो आप जाएं, आपके पास बहुत सारे नीचे फोरम मौजूद हैं, सिविल, क्रिमिनल, और फिर उसके बाद जो है आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज मौजूद है। अब इसी तरह से अभी ये फिर एक और भी मिसाल ले लीजिए कि ये जो 190 मिलियन पाउंड की जो बात है उसमें भी एक दरख्वास्त गुजार आए हुए थे सब तैन फाजली साहब के जी, ये 190 मिलियन जो है ना इसके हवाले से आप हुक्म जारी करें। तो अदालत ने कहा हम आपकी बात क्यों सुने, नैब के अंदर चल रहा है, मेरा केस प्रेजुडिस हो जाएगा अगर आपने एक लफ्ज़ भी लिख दिया। अदालत कॉन्शियस थी, अदालत ने कहा ठीक है हम नहीं लिखेंगे, लेकिन पैसे रखने का हमारे पास कोई हक नहीं है। तो पैसे जो उनसे थे वो दोनों हुकूमतों के पास चले गए। सो अब अगर यही उल्टी कर दी जाती है ये सारी तदबीरें, तो फिर वो जो ड्यू प्रोसेस है वो डिनाई होता है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी हसनत मारे साहब की मैं राय लूँ, आप भी ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के केसेस में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और उसके लिए अदलिया को इस्तेमाल किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? देखें, बिल्कुल उसमें अदलिया नवाज शरीफ के मामले में भी इस्तेमाल हुई और इमरान खान के मामले में भी हो रही है। ये हम नहीं कह सकते कि इमरान खान के मामले में अदलिया नहीं इस्तेमाल हो रही। नहीं तो ये फ़िक्रा दोनों को फिर एक जैसा बना बिल्कुल ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को सहूलतकारी मिली जब तक उमर अता बंदयाल टेनोर पे थे, उसके बाद ये है कि वो सहूलत अब उनको बंद हो। सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी के हवाले से तो मामला उलट हो गया, यानी कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने उठ के नवाज शरीफ के खिलाफ सहूलतकारी की और इधर आप फरमा रहे हैं कि अता बंदयाल साहब के दौर तक सुप्रीम कोर्ट से रही, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गई। जो बात है पनामा की, मेरा ख्याल है कि उसमें शरीफ फैमिली की अपनी भी गलतियाँ हैं, उनको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ, उस वक्त चाहिए था कि FIA नैब से इंक्वायरी करा के मामला ख़त्म करते। उस वक्त के अटार्नी जनरल अशरफ साहब कहते हैं कि मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं, नैब जो है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के असर वसूख में है, हमें ट्रस्ट नहीं है। जब पटिशन की गई इमरान खान की तरफ से, उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि ठीक है, हम जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट हम करें, हम उस पर जो है पूरा हमें ट्रस्ट होगा। फिर कतरी लेटर देने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी में यही फ़र्क है कि वो अपना मेरिट पे कोई डिफेंस ही नहीं देते। नहीं, क्लाइंट की या फिर वकील की गलती अपनी जगह पे, लेकिन आप आगे इस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं या हुए? देखिए, वो तो फिर ये हुआ कि जब GIT बनी और फिर एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट की क़यादत थी वो एक पेज पे थी, और उसी तरह नवाज शरीफ को घर भेजा गया और उनका ट्रायल को पूरा मॉनिटर किया गया। इलेक्शन से पहले उनको नायल किया गया। यहाँ भी आप देखें ना, साइफर केस है, साइफर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ रही है कि 4 हफ्ते में कंक्लूड करें साइफर केस। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट अब अपनी गलतियों से उसे एहसास है। कंक्लूड करने की बात और मॉनिटरिंग में फ़र्क नहीं है। वो मॉनिटरिंग भी एक चीज़ आती है कि जब आप कहते हैं इलेक्शन से पहले, वहाँ भी आप देखें इलेक्शन से पहले आप एक सियासतदान को नायल करवाना चाह रहे हैं और यहाँ भी कराना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है और वहाँ जिस तरह क़य्यूम साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम दूसरे का जो ड्यू प्रोसेस जो है एक राइट है उसको हम इस तरह अफेक्ट नहीं कर सकते, और 184(3) का इस्तेमाल जो माजी में था वो नहीं हो रहा। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ हैं शिकायत और कुछ जायज़ भी हैं बिल्कुल PTI की। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जा रही हैं।